आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच गए हैं घरौंडा में कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर के फार्म हाउस पे, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंच चुके हैं। बीच में आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं। हम दिल की गहराइयों से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहेंगे। और एक कांग्रेस पार्टी आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा, भाई वीरेंद्र राठौर, कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र जी हुड्डा, भाई वीरेंद्र राठौर। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। और जैसा कि हम सबका वायदा भी था कि आदरणीय नेता के हमारे बीच में पहुंचने के बाद बड़ा व्यवस्थित तरीके से, क्यों अनिल जी भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए तमाम साथियों से सीनियर एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौर, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह राठौर के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं उनके फार्म हाउस पे पहुंचे हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तमाम साथियों से निवेदन, हरमन जी हमारे बीच में आए हैं। देख सकते हैं मुस्लिम समाज से जुड़े लोग भी जो हैं आप देख सकते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करने पहुंचे हैं। ये लाइव वीडियो इस समय आप देख सकते हैं। गांव मुंडीगढ़ी और उसके आसपास जो यमुना किनारे के लगते गांव हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं काफी संख्या में लोग पहुंचे और गर्मजोशी से दीपेंद्र सिंह हुड्डा का स्वागत करते हुए। और प्रेम डिंगर माजरा जी वो आए और ऐसी समाज की तरह सीधे तौर पे बहुत लंबा ने बोल के, जैसे ही आप लोगों को पता है कि आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी वो आप सबसे मिलके जाएंगे, तो आप बड़े संयम के साथ जितनी भी सीटें पीछे हैं सबके ऊपर बैठकर उनको मदद करते हैं। भाई राकेश कंबोज जी वो हमारे बीच में हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। अपने नेता का स्वागत करें आदरणीय, ताकि थोड़े से बैठ के संयम के साथ, क्योंकि हम शालीनता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो अग्रवाल सभा के साथी वो आए, अग्रवाल सभा के साथी आए। इनके बाद मुल्तानी सभा के साथी वो भी तैयार रहे। उनके बाद ब्राह्मण मुल्तानी सभा के साथी आए। आदरणीय नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। ब्राह्मण सभा घरौंडा के साथी वो आए, आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। इसके बाद भारतीय धीमान ब्राह्मण महासभा के जनप्रतिनिधि साथी आदरणीय वीरेंद्र राठौर जी, जो हम सबके नेता भी हैं, वो साथ में आए। पंचायती राज जनप्रतिनिधि जिला पंचायत के अजीब जी वर्तमान में जिला पंचायत साथी हैं, अनिल जी, विक्रम जी, हमारे साथी अमित बराना जी, सचिन बुडनपुर जी और तमाम साथी जो भी जिला पंचायत के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो आए और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, वीरेंद्र सिंह राठौर जिंदाबाद, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। पंचायती राज जनप्रतिनिधि बाकी के साथियों को आगे आने के लिए जगह देते जाएं। स्वागत करें। घरौंडा सरपंच एसोसिएशन के साथी वो आए और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। सभी यूथ कांग्रेस के साथियों से मेरा निवेदन, जी जितने भी साथी युवा कांग्रेस के हैं, अलग अलग हमारे करनाल के, अरे दलाल साहब दलाल सरपंच साहब लिया, वो दूसरे साथियों को आगे आने के लिए जगह छोड़े ताकि बड़े आराम के साथ इसका रूप से चला जा सके।
बाहर खड़े साथियों से पुनः अनुरोध से मेरा निवेदन कि कुर्सियों के ऊपर आकर वो कुर्सियों को सुशा बसी से सरपंच जो है वो भी आए हैं तो स्वागत करें। जो साथी आदरणीय राकेश काम्बोज जी भी अगर साथ आना चाहें, ये भी पिछड़ा वर्ग के कार्यकारी हरियाणा के अध्यक्ष हैं, तो आदरणीय राकेश काम्बोज जी भी वो आगे आए और इस कड़ी में आप भी शामिल हैं। तमाम साथियों से मेरा पुनः आग्रह कि मीडिया का हमारे नाजिम और हमारे दूसरे जितने भी साथी पहुंचे उन साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि वो आए और आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी का फूल मालाओं से इस समय आप देख सकते हैं सभी जो समाज से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का धन्यवाद करते हुए स्वागत करते हुए सागर चंदेल, इस समय आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं जो अपने समाज की तरफ से यहाँ पर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो करनाल के गरोंडा में आज आप देख सकते हैं वीरेंद्र सिंह राठौर के फार्म हाउस पे पहुंचे हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है उनके स्वागत में पहुंचे हुए हैं। मंच का संचालन कर रहे थे, चाहते हैं कुछ संस्थाएं स्वागत अगर करना चाहते हैं तो कृपया करके मंच के पास आ जाए। दिल की गहराई से आप लोगों का हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। आप जानते हैं हम आज की प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद, कांग्रेस के बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनके अलावा हमारे सभी सीनियर लीडर्स आदरणीय भीमसेन मेहता जी, पूर्व विधायक अनिल धतोड़ी जी, आदरणीय अनिल राणा जी, हमारे बहुत ही मजबूत साथी पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान जी, भाई रणवीर संधू जी, हमारे संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह जी, हमारे राजकुमार गांधी जी, तमाम यहाँ लीडर्स हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सबकी तरफ से आदरणीय दीपेंद्र जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेरोजगारी हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में एक ज्वलंत मुद्दा है और जो नौजवान हमारा पलायन कर रहा है, विदेशों की ओर रुख कर रहा है, वो एक गंभीर समस्या जो आज पूरे हरियाणा में, खास तौर पे हमारे क्षेत्र में बन चुकी है। उन तमाम मुद्दों पर भाई दीपेंद्र जी आपके बीच में अपने विचारों को प्रकट करेंगे। आने वाले समय में हम हरियाणा में किस प्रकार से नौजवानों के लिए इस पलायन को रोकने का काम करेंगे, इन तमाम बातों पर गहराई से आदरणीय दीपेंद्र भाई चर्चा करेंगे। मैं दीपेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो लिए शांति का दान दे। पीछे जो साथी है सुरेंद्र को देखिए, पीछे ये सुरेंद्र कांजाल जी आएंगे, ये आपको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, इनको हम नहीं कहा है। दीपेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे आज वीरेंद्र राठौर जी के यहाँ पहुंचे? वीरेंद्र राठौर जी के यहाँ पे जलपान और प्रेस का जो कार्यक्रम में जो हम पहुँचे हैं, तो इस अवसर पे वैसे तो अलग अलग मुद्दे हम लोग हर रोज लेते हैं, लेकिन एक इन्होंने जो बात कही है कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा ये है कि आज हरियाणा प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हमारा नौजवान सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का शिकार है। ना तो हरियाणा में इन्वेस्टमेंट हुई, फैक्ट्री उद्योग नहीं लगे, पिछले 10 साल में एक भी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप नहीं बनी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम कोई एक्वायर नहीं करेंगे। ना कोई इंडस्ट्रियल हब आया, ना कोई थर्मल का बिजली प्रोडक्शन का कारखाना आया, ना बड़ा कोई विकास की कोई बड़ी परियोजना आई, लैंडमार्क परियोजना। जैसे एक हमारे समय एयरपोर्ट बनना था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो अब जेवर में, नोएडा में चला गया। ऐसे में ना तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला हरियाणा के नौजवान को, ना सरकारी क्षेत्र के अंदर। सरकारी क्षेत्र में तो जो नौकरी मिलती थी वो भी सरकार ने या तो पद समाप्त कर दिए, तो उनको कच्चों पे परिवर्तित कर दिया। बड़ी नौकरी में या तो पेपर लीक हो गए, भर्ती घोटाले हो गए, या जो कोई लिस्ट आई उन लिस्टों में हरियाणा से ज़्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का अवसर मिला। हर दोनों टर्म्स में 4.5 साल तक एक भी भर्ती नहीं निकाली गई। आखिरी के 6 महीने में ग्रुप डी ग्रुप सी के कुछ पोस्ट निकाल के एक राजनीतिक इस्तेमाल उन पोस्ट का करने के चक्कर में हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी की गर्त में धकेल दिया इस सरकार ने, जिस वजह से निराश होकर
हरियाणा का नौजवान या तो कहीं डिप्रेशन का शिकार है, कहीं नशे की समस्या आ गई पंजाब से भी ज़्यादा, या कहीं अपराध की बात आ रही है हरियाणा में, और नहीं तो अपना घर बार बेचकर गिरवी लेकर पैसे 50 लाख जो है लोन उठाकर और डंकी के रास्ते विदेश के अंदर जाने पर मजबूर हो गया है, अपने घर परिवार को छोड़कर मजबूरी में, और जान हथेली पे रखकर हर तरीके के रिस्क उठाकर और जाकर वर्षों तक का संघर्ष 10-10, 15-15 साल तक घर नहीं लौट के आ सकते। ऐसी स्थिति है अमेरिका में, जैसे गए मैं पीछे मिल के आया, और कोई प्लेन लेके वापस आओ तो कैसे जाओ वापस, और उस रास्ते से वापस आने को ऐसा पीछे से घर परिवार में हारी बीमारी हो, ब्याह शादी हो, कोई किसी का अटेंड नहीं कर सकता। तो इतनी माता पिता में क्या स्थिति बन रही होगी, ये सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। अमेरिका के अंदर तो ये कहा जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये कहा जा रहा है, कनाडा के अंदर, कि जो 80s में 90s में पंजाब से पलायन हुआ था, पिछले 7-8 साल में हरियाणा से उतना पलायन अब हुआ। ये मैं समझता हूँ कि आज हमारे प्रदेश और इस प्रदेश की सरकार को शर्मसार होना चाहिए। इन्होंने भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, जो विकास में कभी विकास का पर्यायवाची प्रदेश था, वो बेरोजगारी का पर्यायवाची प्रदेश बन गया। और हमने आज यही एक बात कांग्रेस पार्टी के हम संकल्प ले रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में 6 महीने बाद बनेगी। हमें पूरा विश्वास है हरियाणा दोबारा से तेज रफ्तार की विकास की तरफ, निवेश की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ, और हरियाणा के नौजवानों को विश्व स्तरीय जॉब अपॉर्चुनिटीज हरियाणा में मिले। सरकारी क्षेत्र में 2 लाख नौकरी जो समाप्त कर दी गई, वो तुरंत भर्ती पक्की निकले। 2 लाख नौकरियों को में हरियाणा के नौजवानों को अवसर मिले। ये हम हरियाणा के अंदर संकल्प ले रहे हैं और खट्टर सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आप ये पर्ची खर्ची की जो बात करते रहे, आपने कितनी नौकरी कितनी निकाली? एक ग्रुप डी की निकाली 2019 में, उसके बाद 2024 में। और वो जो ग्रुप आपकी कौन सी पर्ची है, कहाँ से आती है, जहाँ के कौन से आरएसएस के कार्यालय से पर्ची आती है कि हरियाणा में तमाम जो बीच में नौकरियां निकलती है, बड़ी नौकरी निकलती है, उनमें बड़ी पदों पर बाहर के नौजवानों को मौका मिल जाता है, हरियाणा के नौजवान हरियाणा में ही नहीं लग पाता। ये मुझे सवाल है। लेकिन हुड्डा साहब सरकार 2 लाख से ज्यादा, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा तो केवल शिक्षा विभाग में, जिसमें जेबीटी जो बात करते हैं, मेरिट की बात करते हैं, पर्ची खर्ची की बात करते हैं। गेस्ट टीचर्स हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती, एक ऐसी भर्ती जिसमें हरियाणा का कोई गांव नहीं जिसमें मेरिट से उसी गांव का नाम लगा हो, जिसकी 10वीं 12वीं मार्क्स हो। इंटरव्यू की जरूरत ही नहीं थी, किसी सरकार के किसी जो है कहीं किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। अपने उसी गांव से लगे मेरिट पे लगे जिन गेस्ट टीचरों को ले लाठियां जिन पे बरसाने का काम किया जा रहा है इस सरकार में। मैंने जैसे कहा कि आज ये इस तरह के स्लोगन देने वाले बताए सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, हरियाणा से देश में सबसे ज्यादा पलायन क्यों है, सबसे ज्यादा डंकी का रास्ता हरियाणा क्यों ले रहा है, सबसे ज्यादा नशे से संबंधित ओवरडोज की डेथ हरियाणा में क्यों हो रही है। ये सारी समस्याएं जो है मैं समझता हूँ कि जो है इनका आपको अंदाजा लग सकता है। भाजपा का कहना है ईडी के छापे लगातार करनाल में भी और अन्य जगहों पर भी लग रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक ईडी की है, किसी भी जांच एजेंसी की बात है, किसी भी पर्टिकुलर केस के बारे में तो जब तक फैक्ट सारे ना मिल जाए तो कहना मैं समझता हूँ कुछ सही नहीं होता। हमारे इसमें एक जो विधायक के घर छापा पड़ा था कांग्रेस पार्टी के, उनके सारी चीज ठीक निकली, उनके पास जो है कोई ईडी ने ना तो ईडी ने कोई बरामदगी दिखाई, ना उनका जो है बाकी क्या है केस में डिटेल्स है उन बताने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक जनरल बात जो मैं कहूँगा, जांच एजेंसियों को लेकर इस सरकार की कार्यशैली का एक हिस्सा ये है कि देश में विपक्ष की, कहीं भी विपक्ष हो, कहीं भी कोई स्वतंत्र मीडिया का स्वर हो, जांच एजेंसियों के निशाने पे विपक्षी दलों को, मीडिया के स्वतंत्र मीडिया की स्वरों को जांच एजेंसियों के निशाने पे लिया जाए और कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोकतंत्र को, मैं समझता हूँ लोकतंत्र को कमजोर करने का काम सरकार लगातार करती रही है। ये इनकी कार्यशैली का हिस्सा है। इस पर्टिकुलर केस में क्या है,
वो जब तक फैक्ट्स नहीं आएंगे उससे दीपेंद्र सिंह क्या लगता है आपको कि हरियाणा की संपदा को लूटा जा रहा है? जिस तरह से ईडी लगातार रेत के खनन को लेकर छापेमारी की, उसमें तमाम पार्टियों के नेता अब तक सामने आ चुके हैं। क्या हरियाणा की संपदा लूटी गई है? हम पहले ही कह चुके हैं कि खनन हरियाणा में एक बहुत बड़ा अगर घोटाला का नाम है तो खनन घोटाले का नाम, जिसमें बहुत से भाजपा के और जजपा के लोगों के नाम, यहां तक कि उसके तार मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है। जो अपना तोशाम दादम में जो खनन का मामला आया था, उसमें उस समय के वित्त मंत्री जो हार गए बाद में 19 में चुनाव, और मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी उसके तार जुड़े हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय के जो स्पीकर है उनका नाम जो है बार बार, उस आप शिक्षा मंत्री हैं, भाजपा जजपा के बहुत से लोगों का नाम खनन घोटाले में पूर्णतः। आप यमुनानगर में जाके देखो, पता करो क्या चल रहा है यमुनानगर में। आप महेंद्रगढ़ में जाके पता चलो क्या पता चल रहा है। आप फील्ड में जाओगे महेंद्रगढ़ में, यमुनानगर में, भिवानी, तोशाम, दादम में, आपको ये बता देंगे कि किस किस की पार्टनरशिप है इसमें। बीजेपी के किस एमएलए की, किस मंत्री की पार्टनरशिप है। अब तो कांग्रेस वाले भी आ गए। तो ये कौन? सोनीपत वाला नहीं, देखो ये जो आप पता करो, केस का पहले पता कराओ क्या है, उसके बाद आपको पता जो अपना जो है पूरी तरीके से बीजेपी सरकार, बीजेपी जेजेपी सरकार में खनन घोटाले के नाम पर एक बहुत बड़ा हरियाणा की संपत्ता को लूटने का डबल इंजन से लूट रहे हैं। डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल इंजन से लूट रहे हैं। और केवल खनन घोटाला नहीं, शराब घोटाला ऐसा चल रहा है देश में, कहीं भी शराब घोटाला हो उसके तार हरियाणा से जुड़े हुए जरूर भेजते हैं। अवैध शराब, इलीगल शराब, सोनीपत में कितने लोगों की डेथ होगी इस साल, यमुनानगर में, अंबाला में कितने लोगों की डेथ होगी, देश में कहीं और ऐसा नहीं हो रहा है। कोविड के अंदर भी शराब घोटाला चल रहा था। नारा घर घर मोदी का देकर घर घर शराब बांटी जा रही थी कोविड में, आपको पता है ये स्थिति बन रही थी। तो ये जो है डबल इंजन की से हरियाणा की जनता को लूटने की सरकार। हम पहले दिन से हमने कहा था कि 5100 का बुढ़ापा पेंशन का कोई समझौता नहीं, समझौता प्रदेश को लूटने का था। कहीं खनन के महकमे से, कहीं शराब के महकमे से, कहीं एक्साइज के महकमे से, कहीं धान घोटाला सामने आ रहा है। तो ये डबल इंजन की हरियाणा भ्रष्ट सरकार। दीपेंद्र जी, ये मामला है हरियाणा में क्या कांग्रेस के अंदर पावर गेम चल रही है कि जिस तरह से सैलजा के गढ़ में वर्चस्व स्थापित किया गया है हुड्डा गुट की तरफ से? ये हरियाणा के अंदर कांग्रेस एकजुट है पूरी तरीके से। हरियाणा में कहीं अगर गुटबाजी दिखाई दे रही है, आपकी बात सही है, उसको आप रिपोर्ट नहीं कर पाते, हो सकता है आपकी मजबूरी रही हो। उस अगर गुटबाजी है हरियाणा में, बीजेपी में बड़ी भारी गुटबाजी दिखाई दे रही है। कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस के तमाम लीडरशिप एकजुट है। कांग्रेस राहुल गांधी जी खड़गे जी के नेतृत्व में, प्रदेश में उदय भान जी हुड्डा साहब के नेतृत्व में पूरी तरह कांग्रेस एकजुट है। लेकिन अगर गुटबाजी कहीं दिखाई दे रही है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आप भी जानते हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो। बीजेपी और जेजेपी की इस गठबंधन सरकार में गुटबाजी है। पहले तो बीजेपी और जेजेपी में युद्ध बजा हुआ है। उचाना से कौन लड़ेगा, कभी वीरेंद्र सिंह का कोई बयान, कभी दुष्यंत चौटाला का कोई बयान, नागराउंड से क्या लड़े, पहले इनके आपस में इनकी लड़ाई, उसके बाद बीजेपी के अंदर की लड़ाई। आप धनखड़ साहब से पूछो कि गुटबाजी का क्या कौन शिकार हो रहा है हरियाणा के अंदर, आप पता करो उनके दिल पे क्या बन रही है। आप पता करें कि अनिल विज और मुख्यमंत्री जी के बीच में बातचीत क्यों नहीं चल रही, क्यों अपना स्वास्थ्य मंत्रालय की फाइलें नहीं निकली, हरियाणा के अंदर कितना नुकसान हो गया स्वास्थ्य महकमे में, सारे जो है सारे आज अस्पताल क्यों खाली, डॉक्टर क्यों नहीं है। आप पता करें राव इंद्रजीत क्यों नहीं गए आजमपुर चुनाव में वोट मांगने, आप पता करें कृष्णपाल गुर्जर जी क्यों नहीं गए वोट मांगने, रमेश कौशिक जी क्यों जो है मुख्यमंत्री जी से नदारद रहते। आप पता करें सांसद अरविंद शर्मा जी ने बराबर में ये क्यों बोला कि रोहतक में एक पूर्व मंत्री ने 300 करोड़ अमृत घोटाला कर दिया, और मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्या क्या नहीं बोला मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। वो शब्द मैं रिपीट करूंगा, शायद आपको बीप 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 करके दिखाना पड़े, हम नहीं चाहते। चल रहा है जी, उन्होंने काफी कुछ बोला था अरविंद शर्मा जी ने, वो आपने कम दिखाया। वो जो है वो मेरे ख्याल जो है, क्योंकि मैं समझता हूँ तो बीजेपी में अलग गुटबाजी, बीजेपी और जेजेपी में अलग लठबाजी, और जेजेपी के अंदर तो इस चरम पे मामला है कि उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में उनके खुद के विधायक नहीं जाते।
कितने विधायक जाते हैं पता करो। जब लोग ये सत्ता दल है, ये भी दिखाओ आप। आप लोग ये कह सकते हो कि इतना बड़ा परिवार सत्ता दल आपस में थोड़ा बहुत मनमुटाव, तो भाई जो है वो अगर वो ये बात कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सर इंडिया गठबंधन हो रखा है, तो ऐसे में जो चुनाव लड़ा जाएगा हरियाणा के अंदर, वो कांग्रेस के बैनर तले होगा या इंडिया गठबंधन के बैनर तले होगा? क्या कांग्रेस सक्षम है अकेले लड़ने में भी? देश में हमारा गठबंधन इंडिया गठबंधन है और हरियाणा प्रदेश में जो है कांग्रेस पार्टी सक्षम है। 90 की 90 सीटों और 10 की 10 लोकसभाओं में लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है। तो आप अकेले लड़ेंगे? दीपेंद्र जी, आप लोग अकेले लड़ेंगे या सीटों का बंटवारा? वो अलग थोड़ी होता है, हम साथ हैं सारे। दीपेंद्र जी, लोकसभा चुनाव प्रोग्राम्स जो है क्रिमिनल्स द्वारा स्पॉन्सर किए गए, इस तरीके की बातें पीछे सामने है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यूएस जब आप गए थे, जो आपके प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए गए थे, वो इस तरीके की बातें सामने आई कि क्रिमिनल लोग थे जिन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया। मेरा सारा कार्यक्रम मैंने स्पॉन्सर किया था खुद, मैं अपने से गया था और सारा जो है, अब आप सुबह से लेके शाम तक हम हजारों आदमियों से मिलते हैं, चाहे यूएस हो चाहे यहाँ भी सुबह से लेके आप भी मिलते हैं। कोई इस कमरे में जो खड़े हैं, कोई अगर किसी का किसी पे कोई पर्चा दर्ज है, आपको थोड़ी शक्ल से थोड़ी पता चलेगा किसका क्या। तो इस मुद्दे को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि किसी का जो है जिसने हाईलाइट किया, अब क्या करें, जो है वो मेरे खिलाफ जो है बोलते रहते हैं, मुझे निशाने पे लेते रहते हैं। तो मैं तो देखो सरकार के खिलाफ तो आवाज में उठाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा, मगर मुझे इस बात की संतुष्टि जरूर है कि भाजपा, पूरी प्रदेश की भाजपा के निरंतर निशाने पे मैं रहता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा तगमा है, ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। कम से कम उनको मैं परेशान रखता हूँ। उनको लगता है मुख्यमंत्री बनने वाले आप? मेरा लक्ष्य, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरा कोई किसी पद का आज तक लक्ष्य नहीं रहा है। मेरा केवल एक लक्ष्य है कि हरियाणा के अंदर सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए। अहंकारी सरकार है हरियाणा में, हर वर्ग के साथ इतना को अपमानित करने वाली सरकार, 750 किसानों की जान लेने वाली सरकार, हमारी महिलाओं को, खिलाड़ियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने वाली सरकार, हर वर्ग पे लाठियां बरसाने वाली सरकार, हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी और पलायन देश में सबसे ज्यादा देने वाली सरकार, ये सरकार जाए, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन हो, हरियाणा में विकास और खुशहाली आए। केवल ये एक लक्ष्य है और इसी लक्ष्य के साथ दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। इससे ज्यादा हमारा ना मेरा कोई लक्ष्य है, ना कोई पद की कोई लालसा है, ना कोई निगम। जेपी नड्डा पंचकुला आए थे, एक बयान उनके द्वारा दिया गया कि प्रदेश में और देश में विकास की लहर चल रही है, और आप कह रहे हैं कि देखिए जेपी नड्डा जी का भी अभी एक और, इससे पहले आप रोड शो कर रहे हैं पंचकुला में, रोड शो कर रहे हैं पंचकुला में। नड्डा साहब कह रहे हैं कि भाई 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी। इससे पहले नड्डा साहब ने हिमाचल प्रदेश, उनके खुद के प्रदेश में जाकर कहा था प्रचंड बहुमत से भाजपा जीतेगी, मगर हिमाचल में तो हमारे भाई सुखविंदर सुखू जी कांग्रेस पार्टी जीत गई, सुखू जी वहाँ मुख्यमंत्री बने। मैं नड्डा जी को यही जवाब देना चाहता हूँ, आपके माध्यम से आप हमारा संदेश जरूर पहुँचाना। नड्डा जी, आप यहाँ पे आओ और मेहनत करो। हम विश्वास दिलाते हैं हरियाणा में वही होगा जो आपके प्रदेश हिमाचल में कुछ महीने पहले हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जो आपके प्रदेश में कुछ महीने पहले हुआ था। बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया है, बीजेपी ने संगठन में बदलाव किया है। रोहतक में जो 4 बड़े पद दिए गए हैं रोहतक के, चाहे उसमें सतीश नांदल हो, रेणु डाबला हो, अजय बंसल हो, क्या ये आप लोगों को घेरने की तैयारी है? वो तो मैं कह ही रहा हूँ, इसमें कोई मैं देखो इसके कोई नई बात नहीं। हम तो इनके निशाने पे हैं ही। ये पॉलिटिकल घेरा है। नहीं, हम तो इनके निशाने पे हैं ही। वो हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? सत्ता में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को हाँ निशाना साधना पड़ता है जहाँ पे प्रदेश के लोगों की जनभावना जहाँ जुट रही हो, तो इसीलिए हम इनके निशाने पे रहेंगे। इसमें कोई ना तो आपका आश्चर्य होना चाहिए, ना कोई आश्चर्य। चक्र भी पिछली बार भी रचा गया था, मेरे लोकसभा चुनाव में भी
मुझे दोबारा लोकसभा में पहुंचने से वंचित रखने के लिए सत्ता का पूर्णतः दुरुपयोग किया गया था। साम दाम दंड भेद का चक्रव्यूह रचा गया था, इस बार भी रचा जाएगा, लेकिन इस बार उस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे। दीपेंद्र और वीरेंद्र की जोड़ी कमाल करेगी, चर्चा है, आज आए हैं। हमारा पुराना वीरेंद्र जो है, वीरेंद्र जी और हमारा बहुत ही पुराना एक पारिवारिक संबंध है। उनके जो पिताजी हैं उनके साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है और कांग्रेस पार्टी में वर्षों तक हमने एक साथ संघर्ष किया है। आप पेंशन की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला कहते हैं 4 साल में सबसे ज्यादा पेंशन 1000 रुपए हमने बढ़वाई है, इतनी पेंशन 4 साल में पहले कभी नहीं बढ़ी। तो अपना मैं समझता हूँ कि भाई जो है क्या जवाब छाछ तो बोल रहे, लेकिन थैंक यू। मुख्यमंत्री के द्वारा कटाक्ष हरियाणा के कोने कोने के अंदर लोग कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज को याद कर रहे हैं। चाहे मैं मजदूर की बात करूं, हमारे किसान भाइयों की बात करूं, मैं छोटे व्यापारी भाइयों की बात करूं, या फिर हमारे नौजवान भाई जो आज रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के 10 साल के कार्यकाल को आज याद करने का काम कर रहे हैं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में जिस प्रकार से चौमुखी विकास पूरे हरियाणा का हुआ, मैं समझता हूं कि आज बदलाव का दौर यही मांग कर रहा है कि आज प्रदेश की जनता को उसी वैसे ही 10 साल के राज की आज आवश्यकता है। उसी पीड़े को लेकर के भाई दीपेंद्र जी एक मुहिम लेकर के आगे बढ़े। कई बार भाई साहब के साथ हमारी चर्चा हुई, तकरीबन हर गांव के मौजूद हमारे बुजुर्ग यहाँ उपस्थित हैं, जो अपनी मन की भावनाओं से भाई दीपेंद्र को भी अवगत कराना चाहते हैं। और हमेशा से हमारी ये कोशिश रही है कि जिस प्रकार से हमारे नौजवानों का उत्पीड़न, खासतौर पे दीपेंद्र भाई पानीपत से लेकर के ये जो हमारे 3 पार्लियामेंट, यहां से आप देखेंगे कि हजारों की संख्या में हर विधानसभा से लोग जो है पलायन कर रहे हैं, विदेशों की ओर रुख कर रहे हैं। हमारे गांव कक्सीने के भी भाई यहाँ बैठे हैं, गांव कक्सीने से भी सैकड़ों की संख्या में जो है नौजवान भाई आज विदेशों की ओर रुख कर गए। बस्ताड़ा गांव में, जिस गांव के रकबे में आज आपके चरण यहाँ पड़े हैं, एक भी कोई बच्चा 22 से 23 साल की उम्र का गांव के अंदर नहीं बचा। लगभग 700-750 बच्चा गांव बस्ताड़े का देश छोड़ करके जा चुका। हमारे गांव कुटेल की मैं बात करूं, जहां से मौजूदा विधायक आते हैं, उनके गांव से लगभग 900 से ज्यादा बच्चे गांव को छोड़ करके विदेशों का रुख कर चुके। गांव गोगड़ीपुर के भी मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, सरपंच साहब यहाँ बैठे थे, अशोक शर्मा जी। गांव गोगड़ीपुर में तो ये कहा जा रहा है कि कोई नौजवान बच्चा गांव के अंदर है ही नहीं। तो इस प्रकार से हर गांव में 300-400 की एवरेज होते होते लगभग 28 से 29 हजार बच्चा हमारे गरोंडे हल्के का, और जिले की मैं करनाल पानीपत की बात करूं तो दोनों जिलों का मिलाकर के लाखों की तादाद के अंदर बच्चा यहां से विदेशों के अंदर रुक कर चुका। विदेश जाने में बुराई नहीं है, विदेश पहले भी बच्चे पढ़ने जाते थे, पर जो समस्या उत्पन्न हुई है, समस्या ये है कि आज हमारे प्रदेश का, देश का नौजवान नाउम्मीद हो चुका है। उसे उम्मीद नहीं बची कि उसके 10वीं 12वीं BA ग्रेजुएट करने के बाद उसके जीवन के अंदर नौकरी नाम की कोई चीज, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसको मिलने की कोई उम्मीद। भाई शक्ति जी, मैं बात कर दो, बाद में बैठा हूं। सतपाल जी, उनकी उम्मीद जो है वो खत्म हो चुकी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हरियाणा का, वैसे तो देश भर का नौजवान भाई दीपेंद्र की लीडरशिप को मैं विश्वास रखता है,
पर अब हरियाणा का नौजवान खास तौर पर दीपेंद्र जी, हम सब साथी यहाँ बैठे हैं, गलौंडे हल्के का भी नेतृत्व करने वाले साथी बैठे हैं और हल्कों का नेतृत्व करने वाले साथी बैठे हैं। मुझे लगता है सबकी भावना यही है कि पूरी ताकत लगा करके हमें अपने राज को हरियाणा के अंदर कायम करना है। आप जिस बीड़े को लेकर के चलें, चट्टान के साथ हम लोग आपकी इस मुहिम के अंदर आपके साथ खड़े हों। और पर हमें उम्मीद यही है कि आपकी लीडरशिप में, हुड्डा साहब की लीडरशिप में हम कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना करेंगे और जो नाउम्मीद होकर के हमारा नौजवान यहां से पलायन कर रहा है, उसकी उम्मीदों को, बुजुर्ग माँ बाप की उम्मीदों को हम पूरा करने के लिए वचनबद्ध भी हैं और संकल्पबद्ध भी हैं और उस संघर्ष के अंदर हम आपके साथ करने से कंधा मिलाकर जिंदाबाद। हमें उम्मीद है कि आपके तजुर्बे से निश्चित रूप से हमारी उत्तरी हरियाणा की धरती खास तौर पे जो है, पहले भी अपनी सरकार के अंदर बहुत रोजगार हमारे इस इलाके के अंदर आए हैं, परंतु उत्तरी हरियाणा दीपेंद्र भाई आपको मजबूत लीडरशिप देने के लिए एक बड़ा योगदान पैदा करना है। और हमारे ये भाई जो हैं हर तरीके से यहाँ मजबूत है, हर बिरादरी, हर समाज के भाई यहाँ उपस्थित हैं, हर तरीके से मजबूत है, हर मजबूती आपको वो देने का काम करेंगे। आप हमारे इलाके के इस क्षेत्र के नौजवानों को जब रोजगार के अंदर आगे बढ़ाएंगे, जिसका मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस प्रेम भावना के साथ आप नौजवान भाइयों को गले लगाने का काम करते हैं, जिस ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र का नौजवान आपके साथ गले लगकर अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब आपकी लीडरशिप में, हुड्डा साहब की लीडरशिप में हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार की स्थापना होगी, तो दीपेंद्र भाई वो कुड़बे वाइज वाला सिस्टम भी यहाँ लागू करके, और हम तो कहते हैं, मैंने खट्टर साहब को कहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा, तुम मेरिट की बात करते हो, हमारे यहाँ पे बच्चे 6-6 फुट के जवान, 40-40 इंच की छाती, दिन रात काम करने वाले, और कौन सा तुमने हमारे बच्चों को डीसी लगाना है? सिपाही तो भर्ती करते होंगे दलाल साहब, क्यों भाई सिपाही भर्ती होते होंगे? तो जिसकी कद पूरा है, जिसकी छाती पूरी, उसको लगाओ सिपाही। और आप पिछले 10 साल का कार्यकाल देख लो, हमारी सरकार का कार्यकाल देख लो। दीपेंद्र भाई, अपनी सरकार 10 साल रही, हालांकि हम नेतृत्व नहीं कर सके, पर हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में, गलौंडा क्षेत्र में 1000 से ज्यादा पक्की नौकरी लगने का काम है। और ये डीसी रेट तो हमने अब सुनने लगे, ये डीसी रेट क्या, एक नई प्रथा इस सरकार ने शुरू कर दी है। रिजर्वेशन को तोड़ने के लिए डीसी रेट एक नया बहाना बनाने का काम इस सरकार ने किया है। पक्की नौकरियां हमारी सरकार ने, मुझे आज भी याद है, जाते जाते भी 2014 के अंदर 10,000 से ज्यादा जो है जेबीटी टीचरों की भर्ती पूरे सरकार ने की थी। और जब 10,000, भाई 90 हल्के हैं, हिसाब लगा के देख लो, हुड्डा साहब के राज में जब 10,000 जेबीटी टीचरों की भर्ती हुई थी तो लगभग 300-350 सरकार जाते जाते भी जेबीटी टीचर हमारे गलौंडा क्षेत्र के भर्ती होने का काम हुआ था। बूथ नंबर 1 से शुरू हो जाओ, आखिरी नंबर गांव तक चले जाओ, कोई ऐसा गांव नहीं जिसके अंदर जेबीटी टीचर हमारे क्षेत्र के भर्ती ना हो। तो इसलिए हम आज सब साथी आपको ये विश्वास भी दिला रहे हैं कि आप किसी भय के बगैर ताकत के साथ गांव में, देहात में, शहर के वार्डों में
आप लोग कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही यहां बैठे हो, कांग्रेस को आप मजबूत करो, हुड्डा साहब के हाथ को मजबूत करो और ताकतवर तरीके से हरियाणा के अंदर अपने राज की स्थापना आप करने के लिए अपना पूरा योगदान आप आने वाले समय में देंगे। और हम दीपेंद्र भाई पूरा आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस क्षेत्र में, इस इलाके में आप जब मुहिम लेकर के निकलेंगे, हम पूरी ताकत के साथ ये इलाका, पूरा क्षेत्र, पूरा जिला, हमारे सारे भाई जो मंच पर उपस्थित हैं, एक एक भाई आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष करेंगे और अपने राज की स्थापना करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ आए, क्षेत्र के साथियों से आप नववर्ष के समय पर मिलने का आपने काम किया, मैं दिल की गहराई से आपका हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और मैं भाई दीपेंद्र जी से निवेदन करूंगा वो आए और क्षेत्र के हमारे तो और यह जो तो इसीलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ आप सबको रिकॉर्ड ठंड में। और मैं ये भी धन्यवाद करता हूँ कि आज ऐसे दिन कार्यक्रम हुआ है। आज कौन सी तारीख है? 6 जनवरी। पिछली 6 जनवरी याद है? ठंड तो पूरी थी पिछली है। 6 जनवरी पिछली 6 जनवरी राहुल गांधी जी ने पानीपत में यहाँ साथ लिखते हुए पानीपत में बड़ी जनसभा, और ऐसा ही दिन था, धूप उस दिन भी नहीं निकली थी, उस दिन भी नहीं निकली थी। तो भाई आज हम वीरेंद्र जी चाय का प्रोग्राम नहीं है, ये जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम उसकी वर्षगांठ भारत जोड़ो यात्रा की पानीपत की वर्षगांठ बनाने की कोशिश। कौन कौन चला था भाई उसमें? लौंडा वाले जब आए थे जी, देखो लगभग सबने हाथ खड़े करे, एक आधा जो हाथ नहीं खड़ा करा ना वो अपना असल में कंबल ये वो असल का है, चले सारे। तो हमें उसमें आपने घरौंडा हल्के ने, मैं समझता हूँ वीरेंद्र जी ने, आप सब ने जो उसके अंदर योगदान दिया था वो आज भी हमारी आंखों के सामने है। और पानीपत की रैली में, क्योंकि 6 को पानीपत की रैली थी, 7 को यहाँ से चले थे, सुबह पानीपत चल के और शाम तक करनाल पहुंच गए थे। तो ये मैं समझता हूँ आज भी वो दृश्य नहीं भूलते। वो अंदाजा उस समय लगा पूरे देश को कि हरियाणा की जनभावना क्या है। हमारे बीच में, हमारे आपको आपके बीच में हम कहने के नहीं आए, मगर हमारे जो आज के मेजबान हैं हमारे भाई वीरेंद्र ने एक बात आपके सामने रखी, जो नौजवानों के आज की हरियाणा की परिस्थिति को लेकर। इस सरकार को 9.5 साल हो गए, 10 साल के लगभग हो गए, लगभग ये मानो आप, क्योंकि जो आखिरी 6 महीने बचे हैं तो 6 महीने में तो आखिरी में जनता का फैसला करने का समय आ जाता है। और अगर सही समय में इलेक्शन होगा, सही समय पे, तो भी सरकार के पास चंद महीने बाकी हैं। जनवरी में मांगे, फरवरी के दिए, जनवरी और फरवरी मार्च में कोड लग जाता है, आपको पता है। 2 महीने यहाँ बचे हैं। और उसके बाद पिछली बार प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री की शपथ 30 मई को हुई थी, तो जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने तक, सितंबर में फिर कोड लग जाता है। 5 है। और ये हम कह रहे हैं इकट्ठे करवाएंगे, ये मलिक साहब कह रहे हैं इकट्ठे कराएंगे। ये हो सकता है कि, और यार नहीं हो सकता तो नहीं पता, लेकिन हम मांग करते हैं इकट्ठे हो। बीच में एक आया था 1 नेशन 1 पोल, एक देश एक चुनाव। हरियाणा के लोग घने राजी हुए थे, बड़े खुश हुए थे कि भाई शायद जल्दी पेंडा छूटेगा, मेरा भाई इलेक्शन साथ हो जाए। तो हम तो चाह रहे हैं, हम मांग करते हैं। खट्टर साहब ने कहा था देश का पैसा बचेगा, और हम 1 नेशन 1 पोल के पक्ष में, खट्टर साहब का बयान था उस टाइम, इनके सभी मुख्यमंत्रियों का बयान था, जब प्रधानमंत्री जी ने वो एक शगुफा सा छोड़ा था। तो हम ये इनसे कहना चाहते हैं, हमारी मांग है, अपने बयान पे टिके रहे खट्टर साहब, जो है साथ ही इलेक्शन कराओ, जनता तैयार है। अभी नड्डा साहब आए, अभी आपने देखा होगा, नड्डा साहब आए, प्रेस के साथी पूछ रहे थे कि नड्डा साहब का बयान था कि हरियाणा के अंदर भाई बीजेपी 10 की 10 सीट जीतेगी। मैं कहा नड्डा साहब का ये भी बयान था कि हिमाचल में प्रचंड बहुमत से, मेरा गृह प्रदेश है, प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। मगर नड्डा साहब तो वहां भी काफी दिन रहे,
लेकिन हिमाचल में हमारे भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू जी वहाँ के प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने। और मैंने कहा कि नड्डा साहब, बीजेपी इनको सारे पत्रकार वालों को, कि भाई नड्डा साहब तक हमारी बात ये पहुंचाना कि नड्डा साहब हमारे हरियाणा में वही होगा जो आपके प्रदेश हिमाचल में हुआ था, वही हरियाणा के अंदर। ठीक बात है ना? तो क्यों अब ये बात इन्होंने जो कही, क्योंकि 9.5 साल में इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया। सरकार साबित हुई, किसी की सुन के चले नहीं, ना कोई उद्योग बड़ा हरियाणा में आया, ना कोई बड़ी विकास की परियोजना हरियाणा में आई, कोई एक हरियाणा में कोई बड़ा ना IMT बनी, ना कोई रेलवे कॉरिडोर बना, ना कहीं जो है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई हरियाणा के अंदर। जो प्रदेश देश में विकास में नंबर 1 होता था, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, विकास दर में हम नंबर 1 होते थे, आज वो प्रदेश देश में बेरोजगारी में नंबर 1 हो गए। जो भी वीरेंद्र कह रहे, बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा। और मोदी सरकार के आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, ये कोई साधारण विफलता नहीं है। नागालैंड, मणिपुर, अंडमान निकोबार से ज्यादा जो टापू द्वीप है, उनसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में होना, ये जो और भारत सरकार के अनुसार होना, एक साधारण विफलता नहीं है। और बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ना तो प्राइवेट के अंदर कोई निवेश हुआ, कोई उद्योग स्थापित हुए, ना फैक्ट्री आई, ना इंडस्ट्री आई, और ना ही कोई सरकारी क्षेत्र के अंदर जो जिस रूप में रोजगार मिलने चाहिए थे, सरकारी रोजगार तो समाप्त कर दिए गए। हरियाणा के अंदर 2 लाख पद समाप्त हो गए, या उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया कौशल निगम के माध्यम से, जो बता रहे थे कि बिना किसी रिजर्वेशन के कच्ची नौकरी, कौशल निगम उनको हमेशा तलवार ये अटकी रहती, कब हटाए जाओगे। आज स्थिति ये हरियाणा की कि हरियाणा के अंदर पिछले 5 साल में कोई बड़ी लिस्ट नहीं आई। और जो है एक और काम करते हैं, ये काम 14 से 19 तक भी किया, 4 साल 4.5 साल कोई लिस्ट नहीं निकालेंगे, और उसके आखिरी साल में ग्रुप डी सी की भर्ती निकाल देंगे। आखिरी साल कि भाई बेरोजगारों के भविष्य को फुटबॉल की तरह उस पर किक मारते, और आखिरी साल में सोचते हैं भाई इसका राजनीतिक इस्तेमाल करके राजनीतिक गोल करो, आखिरी साल में भर्ती निकाल देंगे। अभी निकाली 13,000 ग्रुप डी की, हरियाणा में 14 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा। 5 साल तक जो या तो कोई लिस्ट निकाली नहीं, कोई वैकेंसी निकाली नहीं, एक आधी जो वैकेंसी निकली, या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। हरियाणा में 20 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, भर्ती घोटाले। HPSC के दफ्तर में अनिल नागर, जो मुख्यमंत्री जी ने सचिव लगाया, उसके दफ्तर में करोड़ों रुपए की बरामदगी। और फिर भी अगर भर्ती घोटालों के जंजाल से भी बचकर 2, 4, 5 लिस्ट आई, तो लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर आया। SDO की लिस्ट आई 2020 में 80 में से 78 बाहर के, 2019 में 78 बाहर के, 2 केवल हरियाणा के। SDO इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई 2021 में 99 में से 77 बाहर के, केवल 22 हरियाणा के। इस साल असिस्टेंट प्रोफेसर टेक्निकल एजुकेशन की लिस्ट आई 156 में से 103 बाहर के, 53 हरियाणा के। अभी BDPO की लिस्ट आई, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत में जाके काम करना है। पूरे देश में कहीं भी कोई सरकार पंचायत में कम से कम जाने के, उस 7 लगाए, 7 में से 5 बाहर के, हरियाणा केवल 2। HCS की लिस्ट आई 36 बाहर के HCS में। किसी दूसरे प्रदेश में तो हरियाणा नौजवान को अवसर मिलता नहीं। कई प्रदेशों में, राजस्थान में अभी हमारी जो है वीरेंद्र भी वहां पे, वीरेंद्र जी भी राजस्थान में हमारे सेक्रेटरी थे, कांग्रेस पार्टी के वहां पे इंचार्ज थे। आपने देखा वहां पर ये कानून है कि 1% से ज्यादा बाहर का कोई बच्चा लग ही नहीं सकता। बाकी प्रदेशों में तो ये स्थिति है, और हरियाणा के अंदर ये है। यहां तक कि HPSC के चेयरमैन, भर्ती की बात करते हैं, HPSC के चेयरमैन, आपने हरियाणा के 3.25 करोड़ हरियाणा वासियों में से कोई एक आपको नहीं मिला जिसको आप लगाओ HPSC के चेयरमैन। आपने झारखंड से आपने जाके, और HPSC के हमारे चेयरमैन, हमें किसी दूसरे प्रदेश से कोई द्वेष नहीं, लेकिन जब दूसरे प्रदेशों में कोई और उदाहरण नहीं मिलेगा, तो हरियाणा के अंदर जब ये देखते हैं, और हरियाणा के नौजवान के साथ जो बन रही है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर, वो आज का सामना कर रहा है, तो दर्द में, दिल में दर्द जरूर होता है, टीस जरूर होती है। भाई आपको एक भी नहीं मिला, आपने बाहर से आके चेयरमैन बना दिया। आज आप पर्ची खर्ची की बात करते हो खट्टर साहब, हम पूछना चाहते हैं आपसे,
आपसे पूछना चाहते हैं कि ये 5 साल ये कौन सी पर्ची आती है बाहर से, किस आरएसएस कार्यालय से बाहर की पर्ची आती है जिसमें हरियाणा के नौजवानों का नंबर कट जाता है हरियाणा में और बाहर के लग जाते हैं, और देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और बड़ी नौकरी पे हरियाणा का कोई नंबर नहीं, बड़ी नौकरियों में हरियाणा के नौजवान का कोई नंबर नहीं, जबकि यूपीएससी टॉप करते हैं, हरियाणा में प्रतिभा की कमी नहीं है। हरियाणा के नौजवान, जिसको खट्टर साहब जब शिक्षकों की भर्ती की बात आई तो ये कहा, गोहाना के अंदर बयान आया कि हरियाणा के नौजवान कंधे के नीचे मजबूत हैं, ऊपर कमजोर है। ये बयान मुख्यमंत्री हरियाणा के, इसे दुर्भाग्य। और आप अपनी बात को साबित करने के लिए ऐसी लिस्टें निकलवा रहे हो। यूपीएससी की लिस्ट आती है आईएएस की, उसमें हरियाणा के नौजवान सबसे ज्यादा आ रहे हैं देश में, और हरियाणा में एसडीओ की लिस्ट आए, हरियाणा के अंदर बीडीपीओ की लिस्ट आए, तो हम आपसे सवाल पूछें तो आपको हमारे सवाल चुभते हैं और चुभे जाएंगे, हमें क्या, हम तो पूछेंगे तो लड़ाई लड़ेंगे। तो ये और सही बात है, इसमें हरियाणा का नौजवान आज कहीं डिप्रेशन की तरफ, कहीं निराशा की तरफ, कहीं नशे की बात आ गई, जिलों में नशे की समस्या आ गई पंजाब से, हरियाणा में पंजाब से ज्यादा नशा और ओवरडोज रिलेटेड डेथ हो रही है, और कहीं नशा, कहीं अपराध, कहीं डिप्रेशन, और कहीं अपना घर बार बेचकर विदेश की तरफ पलायन, जिसकी तरफ आपने बात की। और ये जो विदेश की तरफ पलायन, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि हमें अगर कोई खुशी खुशी जाए और मन मर्जी से बिना मजबूर हो जाए तो इससे किसी में किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं भी बाहर गया था, मैं भी जो है लगभग 6 साल मैंने काम किया बाहर, मैंने पढ़ाई करी, उसका काम किया, लेकिन मजबूर परिस्थितियों में कि यहां कोई भविष्य नहीं, और उस ऐसी परिस्थितियों में मैं भी अमेरिका गया, 3-4 दिन अमेरिका रह के आया। वहां पर इतने नौजवान मुझे मिले हरियाणा के, एक एक गांव, जो आप गांव बता रहे थे, एक एक गांव के। मैं जब न्यूयॉर्क गया, वहां पर अहर पुराना एक गांव है अपना, पानीपत में, ये भूपेंद्र बैठा है, तो अपना कौन तो अहर से है कि पुराना से, अहर से, तो अपना अहर पुराना गांव पानीपत में, किसान के, अकेले उस गांव से न्यूयॉर्क में 300 बच्चे मिले। तो आप अंदाजा लगाओ, एक एक गांव से वहां पर इतने, और जो अपनी जो है जान हथेली पे रख के, पनामा के जंगलों से जान हथेली में रख के 40-50 लाख या तो कर्ज उठाकर या अपना घर बार बेचकर, और जाते हैं अपना भविष्य, क्योंकि यहाँ पे इतना अंधकार में भविष्य दिखता है, और वहां पे मेहनत करके अपने हाथों से अपना जो है हर तरीके का संघर्ष जीवन में करके अपने भविष्य में, अगर कितना संघर्ष होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। 10-10, 15-15 साल उनको रेगुलर होने में लगेंगे, तब तक घर में माँ बाप पीछे, हारी बीमारी, शादी ब्याह, किसी की डेथ हो जाए, कोई आ नहीं सकता वापस, क्या उनके माँ बाप पे बनती होगी पीछे। और मैंने यही बात कही थी वहां पे अपने सारे भाइयों को, क्योंकि उनके संघर्ष को मैंने देखा अपने जीवन में, और आज मैं देख रहा हूं सर कि आपको ये बात, इस बात की चिंता नहीं करनी, सरकार ने आपको मजबूर कर दिया और आपको जाना पड़ा, आपको चिंता नहीं करनी कि आपके घर परिवार में पीछे कौन है। आप अपने माता पिता को कह दो कि आपका एक बेटा बाहर है तो दूसरा बेटा दीपेंद्र आपका हरियाणा में है। किसी ऐसे परिवार से, ऐसे माता पिता को हम तकलीफ में नहीं आने देंगे। और